नमस्कार दोस्तों, 28 जुलाई 2020 के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। वीडियो थोड़ी सी लेट इसलिए हो गई है दोस्तों क्योंकि जस्ट जैसे ही अभी मैंने रिकॉर्ड करने के लिए अपना कंप्यूटर ऑन किया, द हिंदू का जो ई पेपर होता है उसको खोला, वो ई पेपर चलना ही बंद हो गया। कुछ उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई तो वो चलना बंद हो गया। तो जो शुरुआत में मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूं ना आर्टिकल्स का, वो थोड़ा अलग तरीके से दूंगा। सबसे पहला आर्टिकल जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ये सामने आपके, नीडेड अ मैप फॉर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। देखिए, इंडिया को अभी रिसेंटली बहुत सारे फॉरेन पॉलिसी सेटबैक मिले हैं। इन फॉरेन पॉलिसी सेटबैक के 3 कारण बताए हैं यहां पे स्टैनले जॉनी जी ने। इन तीनों कारणों को हम लोग डिटेल में इस आर्टिकल में समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला आर्टिकल तो हम लोग ये देखेंगे। दूसरा, ये वाला जो आर्टिकल है, कोरोना वायरस एन अपॉर्चुनिटी टू रीशेप हेल्थ केयर, इसको 2 डॉक्टर्स ने मिलकर लिखा है, अक्षय बहेती और संजय नगराल। इनके व्यू पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं दोस्तों। मेरे हिसाब से आज के एडिटोरियल का सबसे बेस्ट आर्टिकल यही है, क्योंकि कोरोना वायरस के आने के बाद से जो हमारा हेल्थ सेक्टर है, जो कि अब तक बहुत हद तक अनरेगुलेटेड तरीके से काम कर रहा था। आप देखिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल कम थे, प्राइवेट प्लेयर्स ज्यादा थे। वो कहते हैं ना कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थे, तो वो प्रैक्टिसेस सामने आ गई हैं। लोगों के दिमाग में एक बेसिक चेंज आया है, एक बेसिक रिफॉर्म आया है हेल्थ केयर को लेके। तो अभी के लिए कोरोना वायरस ने हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को थोड़ा बहुत रिफॉर्म किया है। जरूरी यह है कि आगे उस रिफॉर्म को हम लोग आगे बढ़ाते रहें। तो इस आर्टिकल में कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, इनको देखेंगे। इसके बाद एक और आर्टिकल है, इन रिवर्स ऑन ड्राफ्ट EIA नोटिफिकेशन। तो देखिए, जो हमारे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है, वो एनवायरमेंटल जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो एक्चुअली में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, माइनिंग से रिलेटेड हैं, या फिर कहीं पे भी अगर लैंड इंक्रोचमेंट करना हो, लैंड पे कोई प्रोजेक्ट शुरू करना हो, तो उसके लिए एनवायरमेंटल अप्रूवल लेना पड़ता है। उस एनवायरमेंटल अप्रूवल को जल्दी लेने के लिए EIA रूल्स में, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के रूल्स में कुछ चेंजेस किए हैं हमारी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने। वो चेंजेस क्या हैं, इनको जल्दी समझने की कोशिश करेंगे। फिर एक आर्टिकल है सूडान ट्रबल्स, सूडान की लोकेशन को देखेंगे। जो दारफुर रीजन है आपका सूडान का, वो सूडान का दारफुर रीजन वेस्टर्न रीजन में आता है। बहुत बड़ा रीजन है ये दारफुर सूडान का। ये जो सूडान का वेस्टर्न रीजन है जहां पे दारफुर आता है, उसमें नॉर्थ दारफुर, साउथ दारफुर, हर जगह पे इस समय पे टेंशंस चल रही हैं। ये टेंशन क्यों चल रही है, इसकी वजह को समझने की कोशिश करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड, वो मैं आपको बताऊंगा। और अगला जो आर्टिकल है, मॉडर्न टूल्स, एज ओल्ड विजडम और इंडिया श्रीलंका रिलेशंस। अब देखिए, इसको श्रीलंका के जो हाई कमिश्नर रह चुके हैं इंडिया में, उन्होंने लिखा हुआ है। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये प्रसाद करियावसम, ये श्रीलंका के हैं और इंडिया में एज अ श्रीलंका के एम्बेसडर हाई कमिश्नर रह चुके हैं। तो देखिए, कोई बहुत स्पेसिफिक स्टैटिस्टिक्स तो इन्होंने बताए नहीं है। प्रसाद जी ने यह बता रखा कि कैसे जो हमारे एंशियंट ट्राइब्स हैं, इंडिया और श्रीलंका के एंशियंट टाइज है, वो इवॉल्व हुए, कैसे मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन ने इंडिया श्रीलंका के टाइज को अफेक्ट किया, और कैसे आगे आने वाले समय में इंडिया और श्रीलंका के टाइज इंप्रूव हो सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि बस इन्होंने स्टैटिस्टिक्स को बहुत डिटेल में नहीं बताया, उसकी जरूरत भी नहीं। तो इतने आर्टिकल्स देखेंगे दोस्तों। वैसे तो एक आर्टिकल और था आज की न्यूज़पेपर में, एक्चुअली 2 आर्टिकल और थे। एक आर्टिकल रिलेटेड था दिल्ली राइट्स से। दिल्ली राइट्स पे अभी अभी एक कमेटी की रिपोर्ट आई। उस कमेटी की रिपोर्ट ने यह बताया कि दिल्ली राइट्स में एक्चुअली में हुआ क्या था। आपको पता है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर बवाल चल रहा था, दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहे थे। खासकर एक शाहीन बाग नाम का इलाका है दिल्ली में, वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो राइट्स हुए दिल्ली में। उस राइट्स में दिल्ली पुलिस ने विक्टिम्स के अगेंस्ट में साथ दिया लोगों का, मतलब ये बताया जा रहा है। उस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि मुस्लिम्स के खिलाफ वहां पे अत्याचार हुए और दिल्ली पुलिस ने उसमें साथ दिया। बड़ी सेंसिटिव बातें हैं दोस्तों, आप चाहो तो जाके उस आर्टिकल को पढ़ लो, बट उस आर्टिकल के व्यू पॉइंट्स को कहीं पे इनकॉर्पोरेट मत करना। क्योंकि मैंने उस दिल्ली में जो राइट्स की कमेटी बनी थी, उस कमेटी की रिपोर्ट को खुद नहीं पढ़ा है, तो मैं उस पर ऊपर कमेंट कर नहीं सकता हूं। फिर यहाँ पे ऑथर ये भी बोल रहा था कि जब भी ऐसी कोई कमेटी बनती है, उस कमेटी की रिपोर्ट्स आती हैं, तो सरकार उस पर कुछ करती नहीं। तो आप चाहो तो उस आर्टिकल को पढ़ सकते हो बस, लेकिन हाँ, अपना परसेप्शन मत बनाना उस आर्टिकल की वजह से। और एक और आर्टिकल था, ये आपका कोविड-19 की डीलिंग से ही लेके, तो इन 2 आर्टिकल्स को मैंने छोड़ा है दोस्तों, रीजन बीइंग मेरे पास समय नहीं था। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले आर्टिकल से, नीडेड अ मैप फॉर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इन द बैकड्रॉप ऑफ सेटबैक्स, स्पेशली इन द नेबरहुड, द कंट्री हैज टू रिकंसीडर इट्स डिप्लोमेसी ट्रेजेक्टरी। पहले तो देखते हैं बैकड्रॉप क्या क्या हुआ। भैया,
हम लोग को नॉर्मली एक राइजिंग पावर समझा जाता था। साउथ एशिया में जो हमारी लोकेशन है बहुत स्ट्रेटेजिक है, इंडियन ओशन में जो हमारी लोकेशन है वो बहुत स्ट्रेटेजिक है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन सार्क में हमें डी फैक्टो लीडर माना जाता था, हालांकि पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस खराब हैं। अब चूंकि साउथ सार्क की बात आई है दोस्तों, तो सार्क को देख लेते हैं। ये लेफ्ट साइड पे जो आपको मैप दिख रहा है, ये दिखा रहा है सार्क की कंट्रीज, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और मालदीव्स। ये 8 नेशंस हैं आपके सार्क के। अगर सार्क एज एन ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो इसको स्टैब्लिश किया गया था थ्रू द सार्क चार्टर इन ढाका में साइन किया गया था बांग्लादेश में 8 दिसंबर 1985। इसका आइडिया क्या था कि रीजनल कोऑपरेशन करेंगे हम लोग साउथ एशिया में। नवंबर 1980 में इस इशू को पहली बार उठाया गया था। तो जो ये सार्क की कंट्रीज है ना, वही एक्चुअली साउथ एशिया को भी बनाती है। कुछ लोग बोलते हैं कि देखिए जियोलॉजिकली म्यांमार भी साउथ एशिया का पार्ट है, बट फिलहाल के लिए साउथ एशिया की ये 8 कंट्रीज है। तो शुरुआत जब हुई सार्क ग्रुप की, तो अप्रैल 1981 में कोलंबो में 7 फाउंडिंग कंट्रीज ने मिलकर सार्क को बनाया। वो थी बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। शुरुआत में अफगानिस्तान नहीं थी दोस्तों। आप देखोगे अफगानिस्तान में बाद में ज्वाइन किया सार्क 2005 में, इसकी 13th एनुअल समिट पे। सार्क का जो हेडक्वार्टर्स है और सेक्रेटेरिएट है वो काठमांडू, नेपाल में। तो ये सार्क के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी। अच्छा, हम अगर अपनी बात करें नेपाल से, नेपाल के साथ भी हमारे अच्छे रिलेशंस रहे, श्रीलंका, बांग्लादेश के साथ भी हमारे अच्छे रिलेशंस रहे, और अफगानिस्तान में तो हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं। प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि चाइना की बात जब आती है तो देखा जाए तो चाइना के साथ भी अच्छे रिलेशन हमारे रहे हैं, और पिछले कुछ दशकों में जो इंडिया चाइना का बॉर्डर रहा है वो थोड़ा पीसफुल रहा है, मतलब ठीक ठाक पीसफुल रहा है। छोटे मोटे स्क्रिमिशेस होते रहते थे, बट एक मेजर स्क्रिमिश हमको 2020 में देखने को मिला, जिसका रीजन ये बताया जा रहा था कि मंथ्स ऑफ प्लानिंग थी चाइना की। जी जिनपिंग ने एक मोबिलाइजेशन ऑर्डर को पास किया और प्लान्ड तरीके से, फोर्स्ड तरीके से स्टेटस को जो है हमारा एलएसी पे उसको बदला। तो अभी के लिए हमारे सामने जो क्राइसिस उभर के आ रही है ये सबसे सीवियर क्राइसिस है। पिछले 20 सालों में जो हमने क्राइसिस उभर के आई है, दैट इज द मोस्ट सीरियस। आप देखिए दोस्तों, वॉयलेंट बॉर्डर क्लैशेस हुए हैं। अब इसके बाद हमारी आसपास की कंट्रीज भी थोड़ी हॉस्टाइल हो रही, जैसे नेपाल हॉस्टाइल हो गया, उसने एक नया मैप बनाया। ठीक है, अब देखिए नेपाल ने मैप बनाया और काला पानी और लिम्पियाधुरा वाला जो इलाका है वो उन्होंने अपने साइड दिखा दिया, जबकि वो हमारे पास है। आप देखिए श्रीलंका भी थोड़ा थोड़ा चाइना की तरफ टिल्ट कर रहा है। बांग्लादेश वैसे तो पूरी तरीके से चाइना की तरफ टिल्ट नहीं कर रहा है, इंडिया के साथ भी अच्छे रिलेशन है, बट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की वजह से बांग्लादेश भी इंडिया से थोड़ा नाराज है। ईरान हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट था। ईरान के चाबहार पोर्ट को हम लोगों ने डेवलप किया। वहां पे एक रेलवे लाइन थी जो कि चाबहार पोर्ट, जो कि गल्फ ऑफ ओमान में, उसको जाहेदान से कलेक्ट करती थी। ये सारे मैप्स मैं आपको पहले दिखा चुका हूं। अगर आप मेरी एडिटोरियल की वीडियो फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता है, बार बार मैं वही मैप्स नहीं जोड़ता हूं। तो उस रेलवे लाइन में पहले इंडिया को इंक्लूड किया गया, बाद में ईरान ने बोला कि हम उस रेलवे लाइन को खुद डेवलप करेंगे, और इंडिया को उस रेलवे लाइन से फिलहाल के लिए बाहर कर दिया। तो अभी पिछले कुछ महीनों में या पिछले कुछ सालों में ये देखने को मिल रहा है कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है ना वो थोड़ा नीचे की तरफ जा रही है, और उसका एक रीजन यहां पे ऑथर ये बता रहे हैं कि इंडिया की स्मार्ट पावर घट रही है। इसका रीजन बस यही बताया जा रहा है। तो व्हाट मेक्स द करंट डाउन टर्न सीरियस इज दैट देयर इज अ रिलेटिव डिक्लाइन इन इंडियाज स्मार्ट पावर, स्पेशली इन नेबरहुड एंड एक्सटेंडेड नेबरहुड। तो हम अपने नेबरहुड में स्मार्ट तरीके से एक्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि एक पेरूजल किया जाए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का। तो भैया ऑथर ने भी यहां पे पेरूजल किया है, और पेरूजल करने के बाद ऑथर को यह पता चला कि 3 प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से ये लेटेस्ट जो फॉरेन पॉलिसी में सेटबैक मिला इंडिया को, ये 3 कारण हैं उसके। पहला कारण तो यह है कि हमारा अलाइनमेंट यूएस के साथ पड़ रहा है। दूसरा कारण यह है कि कपलिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी विद डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, हमारी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो हमारी फॉरेन पॉलिसी को अफेक्ट कर रही है। और तीसरा है हुब्रिस। हुब्रिस का मतलब होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। इन तीनों कारणों को मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। पहला कारण जो निकल के आता है ऑथर के हिसाब से वो है अलाइनमेंट विद द यूएस। क्या बोला गया है इसमें? यहां पे ऑथर कह रहे हैं कि देखिए इंडिया की ऑफिशियल पॉलिसी हमेशा से ये रही है कि हम मल्टीलैटरलिज्म को प्रमोट करते हैं, एक कंट्री के साथ हम अलाइन नहीं होंगे। हालांकि उसी समय पे इंडिया ने यह भी बोला है कि ये जो नॉन अलाइनमेंट का सिद्धांत है ये पुराना हो चुका है, अब इस नॉन अलाइनमेंट के सिद्धांत से काम चलने वाला नहीं है। तो कोस्ट
पोस्ट कोल्ड वॉर में एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बनाने की भी जरूरत है, प्लस की पार्टनर के साथ एंगेज करने की भी जरूरत है। अब देखिए यहां पे बात की जाए तो इंडिया ने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अपनी पार्टनरशिप को बढ़ाना शुरू किया, और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अपनी पार्टनरशिप को बढ़ाना एक हिस्टोरिकल नेसेसिटी है। कहा जाता है कि अगर यूएस के साथ हमारी पार्टनरशिप पहले अच्छी होती, मतलब नेहरू जी के समय से हमारी पार्टनरशिप अच्छी हो जाती यूएस के साथ, हम उसके साथ अलाई हो जाते, तो 1962 का जो डिबैकल हुआ ना अक्साई चीन का, ये नहीं होता, अक्साई चीन हमारे हाथ से नहीं जाता। और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि यूएस ने चाइना को जो सपोर्ट दिया वो सपोर्ट शायद इंडिया के पास आ जाता। कुछ लोगों ने इस बात को भी कहा है दोस्तों, बट बहुत जगह पे इन बातों को डिस्कस नहीं किया जा रहा। देखिए चाइना के अंदर आज की डेट में जो डेवलपमेंट है, जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी सप्लाई चेन्स हैं, वो इसलिए भी है क्योंकि यूएस का सपोर्ट मिला है चाइना को। आज जो चाइना इतना बड़ा बन के खड़ा हुआ है ना, एक यूएस का सपोर्ट रहा है उसको। इंडिया को उस तरीके का सपोर्ट नहीं रहा है, अगर रहता तो शायद आज इंडिया चाइना के टक्कर का होता। बहरहाल वो एक अलग चीज है। अब जब न्यू दिल्ली ने यूएसए के साथ अपनी फॉरेन पॉलिसी को थोड़ा बहुत अलाइन करना शुरू किया, तो यूएस के इंटरेस्ट के साथ भी वो अलाइन होने लगा। और जब आप यूएसए के इंटरेस्ट के साथ दोस्तों अलाइन करने लगोगे तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम कैसे होगी वो मैं आपको बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल चाबहार पोर्ट का एग्रीमेंट इंडिया ईरान का हुआ 2003 में। हालांकि बहुत धीरे काम हुआ क्योंकि यूएस का प्रेशर था इंडिया पे। फिर आप देखोगे कि यूएस के प्रेशर के अंदर इंडिया ने ईरान के अगेंस्ट वोट किया यूनाइटेड नेशंस में। एक एम्बिशियस गैस पाइपलाइन हट गई। 2015 में जब बैरक ओबामा ने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील साइन की, P5+1 डील भी इसको कहा जाता है, उसके बाद से इंडिया का इन्वॉल्वमेंट ईरान में बहुत तेजी से हुआ। इंडिया ने चाबहार पोर्ट को पूरी तरीके से बना दिया। इंडिया ने बोला कि ये रेलवे लाइन भी हम डेवलप करेंगे, और एक ट्राइलेटरल कनेक्टिविटी की बात की गई कि भैया चाबहार पोर्ट तक इंडिया के शिप्स आएंगे, अफगानिस्तान और ईरान के साथ इंडिया की जो ट्राइलेटरल कनेक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी, और बाद में उस कनेक्टिविटी को आप दूसरे सेंट्रल एशियन नेशंस में भी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो अफगानिस्तान के नॉर्दर्न बॉर्डर और ईरान के नॉर्दर्न बॉर्डर सेंट्रल एशियन नेशंस तक जाते हैं, वहां तक भी हमारा सामान चला जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने लगा दिए सैंक्शंस ईरान पे, और उस सैंक्शंस को इंडिया को भी मानना पड़ा। तो जो तेल हम लोग ईरान से इंपोर्ट कर रहे थे वो तेल इंपोर्ट होना बंद हो गया। जो इन्वेस्टमेंट हम लोग ईरान में तेजी से कर रहे थे वो इन्वेस्टमेंट होनी बंद हो गई, या एटलीस्ट धीरे हो गई, जिसके चलते ईरान के दिमाग में भी एक शक आ गया कि भैया ये इंडिया तो यूएसए के हिसाब से चीजें कर रहा है, हमारे इंटरेस्ट को ये देख ही नहीं रहा है। तो यूएस, ये जो वॉशिंगटन के इंटरेस्ट थे ना, इनके इंटरेस्ट को मानने के चक्कर में इंडिया के खुद के इंटरेस्ट चले गए। तो क्या इंडिया को इससे कुछ फायदा हुआ है? बिल्कुल हुआ है दोस्तों। यूएस और इंडिया में मिलिट्री टू मिलिट्री कॉर्पोरेशन काफी अच्छा रहा है। लेमोआ साइन हुआ, जिसका फुल फॉर्म है लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। अब अगर आप डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात करो तो बहुत सारी चीजें हमने यूएसए से इंपोर्ट भी करी हैं। डिफेंस इक्विपमेंट्स में बहुत सारी चीजें यूएसए हमको इंपोर्ट करने से मना भी कर रहा है, जैसे सबमरीन टेक्नोलॉजी यूएसए हमको नहीं इंपोर्ट कर रहा है। तो बात ये कही जा रही है कि जब इंडिया यूएस की तरफ इतना अलाइन हो रहा था तो दुनिया भर की बहुत सी कंट्रीज को पसंद नहीं आ रहा था, खासकर पीपल लिबरेशन आर्मी है जो चाइना की, उसको पसंद नहीं आ रहा था। और अभी के लिए आप देखिए कि पीपल लिबरेशन आर्मी ने फोर्सफुली स्टेटस को चेंज कर दिया एलएसी में। आपको पता है ना दोस्तों, एलएसी में जो स्टेटस को था अप्रैल 2020 के समय पे जो स्टेटस था वो चेंज हो चुका है। बहुत सारी जगहों पे चाइना की फोर्सेस अंदर आके बैठ गई हैं, वो वापस जा नहीं रही हैं, और इस बात को इंडियन आर्मी भी एक्सेप्ट कर चुकी है। तो अब आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि इंडिया रिटेलिएट क्यों नहीं कर रहा है। देखिए इंडिया रिटेलिएट इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि जिस जगह पे आप लड़ रहे हो उस जगह के लिए लड़ने के कितने फायदे हैं और लड़ाई कितनी इफेक्टिव हो सकती है, इन बातों को भी देखना पड़ेगा। वो जो जगह है जहां पे चाइना अंदर घुस के बैठा है वो स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पैंगोंग जो फिंगर 8 का इलाका है, फिंगर 4 का इलाका है, तो फिंगर 8 से फिंगर 4 पे आ गया चाइना। इससे चाइना को स्ट्रेटेजिकली क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ दोस्तों। वहां लेक है, अगल बगल पहाड़ है। गलवन वैली में स्ट्रेटेजिक फायदा था चाइना को, बट गलवन वैली में आगे नहीं दिया इंडिया वालों ने चाइना को। तो जहां जहां पे भी चाइना घुस के बैठा है उसको फायदा क्या आ रहा है? देखिए स्ट्रेटेजिकली तो कोई खास फायदा हो नहीं रहा है, बहुत थोड़ी सी टेरिटरी मिल रही है, बट उस टेरिटरी का उसको भी कोई खास फायदा नहीं है। फायदा यह है कि वो इंडिया को पूरी दुनिया के सामने ह्यूमिलिएट कर पा रहा है। चाइना पूरी दुनिया को यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए हमने कैसे इंडिया को उसके घुटनों पर गिरा दिया, और इंडिया कुछ नहीं कर पाया। कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का यह भी बोलना है कि जो हमारी इंडिया की करंट लीडरशिप है, जो कि बहुत स्ट्रांग बताई जा रही है, डेकेड्स में इतनी स्ट्रांग लीडरशिप नहीं आई है इंडिया की सेंट्रलाइज लीडरशिप,
इस लीडरशिप को इंडिया के लोगों के सामने नीचा दिखाने का प्लान है चाइना का। ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं, कितना सच है कितना सच नहीं है वो एक अलग बात है। मैं तो सारे पर्सपेक्टिव्स बताता हूं, चाहे वो एंटी गवर्नमेंट हो चाहे वो प्रो गवर्नमेंट हो। तो भाई स्टेटस को बदल चुका है। ऑथर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो यूएसए के साथ अलाइनमेंट रहा है, इस अलाइनमेंट के चलते काफी प्रॉब्लम हो गई है। ईरान से हमारा रिलेशन खराब हो गए हैं और चाइना के साथ भी हमारे रिलेशन खराब हो गए। दूसरी बात ये बोली गई कि भैया डोमेस्टिक में क्या किया, तो डोमेस्टिक स्फीयर में गवर्नमेंट के दो डिसीजंस ने चीजें बहुत गड़बड़ की हैं। जो पहला डिसीजन है गवर्नमेंट का वो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया तो ये बोला गया कि आसपास की 2-3 कंट्रीज की जो माइनॉरिटी है ना, अगर वो कुछ कंडीशंस को पूरा करती है तो हम उनको इंडिया में पूरी सिटीजनशिप दे देंगे। अब प्रॉब्लम ये हुई, इसमें फर्स्ट और टू आपस में रिलेटेड है। देखिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जब सिटीजनशिप देने की बात की गई तो उसमें मुस्लिम्स को इंक्लूड नहीं किया गया, और खासकर उन मुस्लिम कम्युनिटीज को इंक्लूड नहीं किया जो कि अपने ही देश में परसिक्यूटेड है। तो आप अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी की बात कर लीजिए, आप रोहिंग्यास की बात कर लीजिए जो कि म्यांमार में है, इन सब मुस्लिम कम्युनिटीज को इंक्लूड नहीं किया गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में। तो इसके चलते जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं हमारे नेबरहुड में वो हमसे नाराज हो गई हैं। फॉर एग्जाम्पल अब पाकिस्तान तो चलिए हमारा दुश्मन है ही, उसकी तो बात हटा ही दीजिए। खासकर आपका इनकी बात कर लें, बांग्लादेश इस चीज से थोड़ा नाराज है, हालांकि उसकी वजह से बिल्कुल रिलेशंस खराब नहीं हुए, बट ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश इज वेरी एंग्री। उसके बाद बात की जाए, देखिए बांग्लादेश को थोड़ा बहुत नाराजगी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन से भी थी, क्योंकि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन से गवर्नमेंट मतलब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन में भी प्रॉब्लम चल रही है। भी क्या प्रॉब्लम चल रही है वो एक अलग वीडियो का टॉपिक है। अब आगे बात कही जा रही है, जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेटस स्पेशल स्टेटस था उसको इंडिया ने एब्रोगेट कर दिया और जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। इसके बारे में तो मैं आपसे बातचीत कर ही चुका हूं। उसके बाद पाकिस्तान हर इंटरनेशनल अरेना में जाके इंडिया के अगेंस्ट बोल रहा है। एलओसी पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे बहुत सारे सीज फायर वॉल्यूशन किए पाकिस्तान ने, और ये बोला गया कि भैया चाइना ने भी ये जो अपना करंट स्टैंड रखा है इंडिया के गलवान वैली में और इंडिया के लद्दाख के बॉर्डर पे, वो इसी डिवीजन की वजह से रखा है। यानी कि ये जो आर्टिकल 370 हटाया गया, आर्टिकल 35A हटाया गया, इसकी वजह से चाइना एग्रेसिवली मूव कर रहा है बॉर्डर की तरफ लद्दाख में। हालांकि मेरा हिसाब से ये पॉइंट सही नहीं है ऑथर का दोस्तों। देखिए चाइना को शायद ये करना ही था, क्योंकि अगर मान लीजिए आर्टिकल 35A की वजह से या आर्टिकल 370 को हटाने की वजह से चाइना अगर ऐसा कर रहा है तो चाइना को पहले ही ये बात कहनी चाहिए थी। जब आर्टिकल 35A को एब्रोगेट किया गया था ना, तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब चाइना जाके कन्विंस करके आए थे वहां की लीडरशिप को कि इससे बॉर्डर के स्टेटस को पे कोई फर्क नहीं आएगा। उसके बाद भी चाइना का जो स्टैंस है वो आप देख ही सकते हैं। और फाइनली बात की जाए दोस्तों ह्यूब्रिस की। ह्यूब्रिस मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक लिमिट से ज्यादा कॉन्फिडेंस को दिखाना। तीसरा जो रीजन बता रहे हैं ऑथर ये कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर, इंडिया की लीडरशिप के अंदर मिसप्लेस्ड कॉन्फिडेंस आ गया। ऑथर यहां कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं। ऑथर एग्जांपल दे रहे हैं कि जब भी कोई दुनिया की बड़ी ताकत अपनी ताकत को दिखाती है तो उससे पहले वो अपने बैक एंड को स्ट्रॉन्ग करती है। जैसे फॉर एग्जांपल सोवियत यूनियन ने अपनी ताकत को कब दिखाया? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जीत लिया। चाइना ने अपनी ताकत को कब दिखाया? जब उसने अपनी टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी को बढ़ाया। 1970 से लेके अब तक चाइना शांत रहा है, लेकिन अब वो इतना बड़ा हो गया कि वो अपनी ताकत को दिखा रहा है। इंडिया ने अपनी ताकत को कुछ गलत तरीके से दिखाया, जैसे नेपाल का जो मधेसी वाला जो इशू हुआ था जिसमें साउदर्न बॉर्डर को ब्लॉक कर दिया गया था, उसमें इंडिया का जो इंस्टेंस था वो गलत था, ऐसा बोल रहे हैं ऑथर। तो ऑथर ये बोल रहे हैं कि देखिए आप ताकतवर अपने आप को तब दिखाइए जब आप एक्चुअली में ताकतवर हो जाओ। अभी के लिए जो ताकत दिखाने वाले स्टेप्स हैं ये इंडिया पे बैकफायर कर रहे हैं, ऐसा ऑथर का बोलना है। तो ये तो था पहला आर्टिकल दोस्तों, काफी लंबा खिंच गया आर्टिकल। आगे चलते हैं। अपॉर्चुनिटी टू रीशेप हेल्थ केयर, द कोविड-19 पैंडेमिक मे हैव अनविटिंगली लेड टू सम डिजायरेबल चेंजेस, द चैलेंज इज टू बिल्ड ऑन दिस। क्या बोला जा रहा है यहां पे? देखिए कोविड-19 का पैंडेमिक ने हमारी लाइफ को अफेक्ट किया है, नो डाउट, हम सबको पता है। डायरेक्ट इफेक्ट हुआ है, इनडायरेक्ट इफेक्ट हुआ है, हमारे इन्वायरमेंट पे इफेक्ट है, लाइवलीहुड, सप्लाई चेन, सब चीज पे इफेक्ट आ चुका है। हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स कर गया, हमारे पास कैपेसिटी नहीं थी कोविड-19 की जूझने से, ये हमें पता चल गया। लेकिन कोविड-19 का इंपैक्ट और लॉकडाउन का इंपैक्ट बिजनेस ऑफ हेल्थ केयर पे भी पड़ा है।
ठीक है। बिजनेस ऑफ हेल्थ केयर को पहले ठीक तरीके से एग्जामिन नहीं किया जा रहा था। कोविड-19 के पैंडेमिक के बाद बिजनेस ऑफ हेल्थ केयर को एग्जामिन किया गया। इस एग्जामिनेशन से यह पता चला है भैया कि देखिए हमारे हेल्थ केयर में कुछ चेंजेस की जरूरत है अगर हमें अपने सिटीजन्स का ध्यान रखना है नियर फ्यूचर में। इंडिया के हेल्थ केयर की अगर बात की जाए तो पिछले कुछ दशकों में इंडिया के हेल्थ केयर को बहुत प्राइवेटाइज किया जा रहा है। मार्केट कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। एक अनरेगुलेटेड फॉर्म ऑफ हेल्थ केयर आ गया है जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स ज्यादा हैं, पब्लिक प्लेयर्स कम है। तो भैया सरकारी फैसिलिटीज कम है और प्राइवेट हॉस्पिटल ज्यादा, और ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स कॉमर्शियल बेसिस पे काम करते हैं, ज्यादा पैसे लेते हैं, ज्यादा फीस लेते हैं इलाज करने के लिए। इसमें बहुत सारी क्वेश्चनेबल प्रैक्टिसेस आ गई हैं जहां पे अनएथिकली ये हॉस्पिटल काम कर रहे हैं। बहुत सी मूवीज हैं जैसे गब्बर मूवीज और भी बहुत सी मूवीज बनी है जहां पे हमारे जो प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम की प्रॉब्लम्स को दिखाया गया। अभी मैं ही आपको बता दूं दोस्तों, मैं जब कोरोना वायरस का टेस्ट कराने गया, अगर एनएमएमसी में जाके टेस्ट कराओगे तो फ्री है कोरोना वायरस का टेस्ट। मैं मुंबई की बात बता रहा हूं। और एक प्राइवेट बड़े हॉस्पिटल में जब मैंने जाके कोरोना वायरस का टेस्ट पढ़ाया तो 4250 रुपए का पड़ा मुझे। अब हुआ ये कि टेस्ट कराने के बाद चलिए नेगेटिव आ गया होपफुली। उसके बाद मैं आगे, मेरे सर में हुआ दर्द बहुत तेज। एक दिन मेरे सर में दर्द हो रहा था, 2 दिन से हो रहा था, तो मैंने कहा यार सर दर्द दिखा लेता हूं। अब यार मेरे को डर लग रहा है हॉस्पिटल जाने में, सर दर्द हो रहा है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक बड़े हॉस्पिटल में फोन किया पास ही में। उस बड़े हॉस्पिटल से जब मैंने पूछा कि हाँ भाई मेरे कंसल्टेशन के कितने पैसे मुझे देने पड़ेंगे, जब मैंने अपॉइंटमेंट लिया तो उस अपॉइंटमेंट में पता है उसने क्या बोला, 1650 रुपए कंसल्टेशन फीस और प्लस 400 रुपए पीपीई किट का। मतलब 1650 रुपए मुझे वहां जाके कंसल्टेशन फीस देनी पड़ेगी, 400 रुपए मुझे पीपीई किट का देना पड़ेगा, और उसके बाद उसने कुछ मुझे बोल दिया कि ये टेस्ट करा लो, ये दवाइयां ले लो, ये अलग। तो 1650 प्लस 400, 2050 रुपए सुन के ही मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं गया ही नहीं दिखाने। ठीक है, 2-3 दिन बाद फॉर्चुनेटली सरदर्दी बंद हो गया। हो सकता है सो ना रहा हूं इसलिए हो रहा हो। तो कुल मिला के बात यहां क्या कही जा रही है, बात यह कही जा रही है कि कोविड-19 ने ड्रामेटिक रिडक्शन किया है इन द नंबर ऑफ पेशेंट सीकिंग केयर। अभी क्या है कि जब बहुत ही ज्यादा जरूरी प्रॉब्लम है, अर्जेंट प्रॉब्लम है, तभी लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल में। कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर हो, कोई बहुत इंपॉर्टेंट सर्जरी हो, तो ही लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। जितना ज्यादा हो सक रहा है उतना ज्यादा लोग हॉस्पिटल जाना अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि लोग डर रहे हैं, पेशेंट्स डर रहे हैं। हेल्थ में फैसिलिटीज में जाएंगे तो कोविड-19 कहीं ना पकड़ ले, और ऐसा हुआ भी है। जब आप जाओगे हॉस्पिटल में, वहां पे कोविड-19 के पेशेंट है, आपको भी हो सकता है। लेकिन हॉस्पिटल ना जाने से कुछ कोलैटरल डैमेज भी हुआ है। ठीक है, कुछ लोगों की जानें भी गई हैं, कुछ लोगों को सही समय पे मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिला है, लेकिन कुछ लोगों के ऊपर कोई डिलीटीरियस इंपैक्ट नहीं हुआ। डिलीटीरियस का मतलब क्या होता है, कॉजिंग हार्म और डैमेज। डिलीटीरियस मतलब कोई चीज आपको नुकसान पहुंचा जाए। तो कुछ लोगों की हालत खराब थी, वो हॉस्पिटल नहीं गए, उससे उनको नुकसान हुआ। कुछ लोगों की तबियत खराब हुई, नॉर्मल सर्कमस्टांस में वो हॉस्पिटल जाते, बट कोविड-19 के डर की वजह से वो हॉस्पिटल नहीं गए और उनको कुछ नहीं हुआ। तो धीरे धीरे लोगों को यह समझ में आ रहा है कि हर चीज के लिए हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। अब कुछ जगहों पे जहां पे लोग हॉस्पिटल नहीं गए हैं, वो कौन कौन सी जगह पे नहीं गए, तो बहुत सारी वुमेन ने ये हिस्टेरेक्टॉमी के प्रोसीजर को करने को अभी पोस्टपोन कर दिया है। हिस्टेरेक्टॉमी का प्रोसीजर अननेसेसरी हो जाता है, कुछ केसेस में नेसेसरी हो जाता है, जब यूटेरस में, वुमेन के यूटेरस में प्रॉब्लम हो जाए। जैसे हिस्टेरेक्टॉमी होता क्या है, इट इज एन ऑपरेशन टू रिमूव अ वुमेन्स यूटेरस। अब वुमेन्स का यूटेरस निकालना कभी कभी जरूरी हो जाता है, क्योंकि उस यूटेरस में कैंसरस सेल्स की ग्रोथ हो जाती है या कुछ और चीजें हो जाती हैं। लेकिन कभी कभी हिस्टेरेक्टॉमी वुमेन्स वैसे भी करा लेती हैं, जरूरी नहीं कि कुछ प्रॉब्लम हो तभी कराया जाए। तो हिस्टेरेक्टॉमी के जो प्रोसीजर्स होते थे हॉस्पिटल में, वो बहुत कम हो गए। सिजेरियन सेक्शंस, जब डिलीवरी होती है तो एक तो होती है नॉर्मल डिलीवरी, एक डिलीवरी होती है कि जो लेडी होती है उसके पेट को काट के वो बच्चा बाहर निकालते हैं। सिजेरियन सेक्शन से जो डिलीवरी होती थी बच्चों की, वो बहुत कम हो गई है। फिर इस तरीके के प्रोसीजर जैसे कि कोरोनरी स्टेंट्स, नी रिप्लेसमेंट, कॉस्मेटिक सर्जरी, यहां पे जो प्रोसीजर्स थे वो काफी कम हो गए। कई कई बार तो क्या होता था कि लोग रेगुलरली हॉस्पिटल जाते थे ताकि वो अपने इंश्योरेंस क्लेम को ले सकें, अपने आप को ऑब्जर्व करा सके, अगर उनकी कंपनी उनको पैसा दे रही है, ये सब चीजें कराने की। इस टाइप की चीजें सब बंद हो गई हैं। अब आप देखो दोस्तों, इस लॉकडाउन के दौरान हार्ट अटैक के केसेस भी कम हो गए हैं। हॉस्पिटल में जो लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, लोग कम जा रहे हैं। यहां पे ऑथर एक और पॉइंट ऑफ व्यू बोलने की कोशिश कर रहा है कि हो सकता है भाई कि लॉकडाउन लग गया, उसके चक्कर में जो अनपॉल्यूटेड एयर थी वो थोड़ी कम पॉल्यूटेड हो गई, वर्क स्ट्रेस थोड़ा कम हो गया, घर पे बना हुआ खाना मिल रहा है, तो इससे लोगों की हेल्थ वैसे ही सुधर रही हो, इस वजह से वो हॉस्पिटल ना जा रहे हो।
या फिर आप बोल सकते हो कि नॉर्मल केसेस में एक छोटी सी हेल्थ प्रॉब्लम को ये जो हॉस्पिटल के डॉक्टर और नर्सेस होते हैं बहुत बड़ा करके दिखाते हो और बहुत सारे पैसे निकालने की कोशिश करते हो। तो कुछ टर्म्स में अगर कोविड 19 को हटा दिया जाए तो कुछ टर्म्स में जो पेशेंट्स के अंदर और जो लोग हॉस्पिटल जाते हैं उनके अंदर कुछ बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं, और वो बिहेवियरल चेंजेस एक्चुअली में उनके एडवांटेज की तरफ में, क्योंकि हो क्या रहा था, हेल्थ केयर का कार्टलाइजेशन हो रहा है। और ये जो कार्टलाइजेशन हो रहा है ना हेल्थ केयर का, उसको पैंडेमिक के दौरान कम किया गया। कार्टल समझते हैं ना दोस्तों, जैसे कि कार्टल में क्या होता है कि कुछ बड़े बड़े प्लेयर्स अपनी एक ग्रुपिंग बना लेते हैं और मार्केट को मोनोपोलाइज कर देते हैं और फिर वो चीजों को अपने हिसाब से बेचते हैं। इसको बोला जाता है कार्टलाइजेशन। इस कार्टलाइजेशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है जिसको बोला जाता था कट प्रैक्टिस। कट प्रैक्टिस क्या होती है मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के पास गए, ओके, उस डॉक्टर ने आपको कुछ टेस्ट लिखे, तो आपको लिख दिया कि भाई कंप्लीट ब्लड टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट करा लो, थायराइड का टेस्ट करा लो, और आपसे बोला कि इस लैब में जाके करा लो। जब आप उस लैब में पहुंचोगे तो वो लैब वाला आपसे पूछेगा कि कौन से डॉक्टर के रेफरेंस से आप आओगे, तो आप बताया हम फला फला डॉक्टर के रेफरेंस से आए हैं। तो होता क्या है कि उस डॉक्टर ने उस टेस्ट को रेफर किया, वो जो लेबोरेटरी होगी ना, वो जितना भी पैसा आपसे लेगी उसका कुछ परसेंट कट उस डॉक्टर को देगी। इसको बोला जाता है कट प्रैक्टिस। ये कुछ परसेंट कट मेडिसिन की सेल में भी होता है, टेस्ट की सेल में भी होता है, बहुत सारी चीजों में होता है। तो ये कट प्रैक्टिस इंडिया में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट थी। इस कट प्रैक्टिस के चलते जब आपको किसी टेस्ट की जरूरत नहीं भी है तब भी आपको डॉक्टर क्या बोलेगा कि जाके ये टेस्ट करा लो, जाके ये दवाइयां खरीद लो। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा आप दवाइयां खरीदोगे, जितना ज्यादा आप टेस्ट कराओगे, उतना ही ज्यादा कमीशन इन डॉक्टर्स को मिलेगा। ये सब बात बोलेगी। अब जब ये सब चीजें एक लिमिट से ज्यादा हो जाती हैं दोस्तों, ठीक है, तो डॉक्टर पेशेंट की जो रिलेशनशिप है ना वो खराब होने लगती है, पेशेंट का एक्सपेंस बढ़ने लगता है। यहां पे डॉक्टर जो जरूरी है वो नहीं कर रहा है, अपने पैसा कमाने के लिए पेशेंट की जेब से पैसे निकलवा रहा है, तो डॉक्टर पेशेंट की रिलेशनशिप तो खराब होगी। पेशेंट के दिमाग में ये चीज आएगी कि डॉक्टर मुझे लूट रहा है, और पूरी की पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी की जो इमेज है वो यहां पे खराब हो जाएगी। अभी के लिए आप देखो पैंडेमिक के दौरान इस चीज में थोड़ा सा चेंज आ रहा है, तो पेशेंट्स को वहीं पे भेजा जा रहा है जहां पे बेड्स हैं, ठीक है। इस तरीके की चीजें कि हाँ भाई आप जाके ये टेस्ट करा लो, वो टेस्ट करा लो, वो कम हो गई क्योंकि लोग भी कम जा रहे हैं, और जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है वो कोविड 19 के साथ डील करने में काफी परेशान है। हालांकि कुछ जगहों पे लूप होल्स को ढूंढ के वो अभी भी लोगों को परेशान कर रहे हैं। उसके बारे में भी अभी मैं थोड़ी देर में आपसे बात करूंगा। एक और एग्जाम्पल यहां पे दिया गया, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्सन है जिसको टर्मिनल कैंसर हो गया, लास्ट स्टेज है कैंसर का, उसका बचना बहुत मुश्किल है। जब वो हॉस्पिटल जाता है ना तो लोग, डॉक्टर पता है उससे क्या बोलते हैं कि भाई कीमोथेरेपी करा लो। अब उनको भी पता है कि कैंसर एक लिमिट से ज्यादा बढ़ गया है, कीमोथेरेपी का कोई फायदा नहीं है, ये इंसान खत्म हो जाएगा कुछ दिन बाद। कीमोथेरेपी में हो सकता है कि ऐसा कोई साइड इफेक्ट आ जाए, कॉन्सिक्वेंस आ जाए कि उसकी हालत और खराब हो जाए। तो जरूरी यह है उस केस में कि उसके पेन को दूर किया जाए, जो उसकी बची कुची लाइफ है उसको अच्छा करने की कोशिश की जाए, ना कि कीमोथेरेपी करके उसको आप फर्दर डेंजर में डाल दो। हालांकि अब कीमोथेरेपी जैसी चीजें कोविड 19 के टाइम पे बहुत ज्यादा कम हो गई हैं। कोविड 19 बहुत सारे लोग बोल चुके कि एयरबॉर्न है, तो एयरबॉर्न कोविड 19 के बीच में कीमोथेरेपी और जो बाकी ट्रिकी मेडिकल प्रोसीजर्स थे इनको थोड़ा कम किया गया है, ठीक है। तो ये सब चीजें, प्लस कुछ हेल्थ ऑब्सेस्ड क्लाइंट्स भी थे। रेगुलरली आप देखोगे बहुत सारे लोग थे जो हेल्थ चेकअप कराने जाया करते थे, उसमें ज्यादातर लोगों को कुछ निकलता नहीं था, बट उनकी आदत बन गई है कि हेल्थ चेकअप कराते हैं। बहुत सारे लोगों को कंपनी से पैसा मिलता है तो जाके हेल्थ चेकअप कराते हैं। अब इसकी वजह से गंदी प्रैक्टिस बन गई कि जो हॉस्पिटल वाले हैं उन्होंने इस हेल्थ चेकअप को एक फैशन बना दिया है पैसे कमाने के लिए। ये सब बातें, तो अब फोकस फॉर्चुनेटली किस चीज पे वापस आ गया? फोकस वापस आ गया कि आप प्रिवेंटिव हेल्थ पे ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज करिए, डाइट को अच्छा करिए, शुगर कंट्रोल करिए, टोबैको स्मोकिंग छोड़िए। इससे आपको ज्यादा फायदा होगा। पॉपुलेशन को अब यह पता चला है कि भैया खुले में थूकना नहीं है, खुले में कफ नहीं करना है, इससे दूसरे लोगों को नुकसान हो सकता है। तो ये जो बेसिक हमें अपनी प्रैक्टिसेस को बदलना था, इस बेसिक प्रैक्टिसेस को बदलने में ये कोविड 19 हमारी मदद कर रहा है। और फिलहाल यहां पे डॉक्टर ये भी बोल रहे हैं कि देखिए अभी इस कोविड 19 के पैंडेमिक के दौरान जो मेडिकल फ्रेटर्निटी की इमेज है वो थोड़ी सुधरती हुई नजर आ रही है। लोगों के दिमाग में मेडिकल फ्रेटर्निटी को अब अच्छे तरीके से देखा जा रहा है। उन्हें लग रहा है कि ये डॉक्टर हमारे लिए कितना लड़ रहे हैं, हमारे लिए कितना मुश्किल तरीके से काम कर रहे हैं। कोरोना वायरस के वॉरियर कहा जा रहा है इन डॉक्टर्स को। तो जरूरी ये है कि पेशेंट की नजरों में ये जो अच्छी इमेज आई है डॉक्टर की, इस इमेज को और बेटर किया जाए। ये सब बातें यहां पे कही गई हैं दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गई हो। अगले आर्टिकल चलते हैं। अगला आर्टिकल है इन रिवर्स गियर ऑन ड्राफ्ट EIA नोटिफिकेशन। द ड्राफ्ट EIA नोटिफिकेशन नीड्स वाइडर कंसल्टेशन एंड प्रोग्रेसिव चेंजेस। काम भर की चीजें मैं आपको यहां पे
बताता हूं। देखिए, अप्रैल 2020 में हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी ने एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस लिया और उन्होंने बोला कि देखिए, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, जो कि जंगलों के इलाके में जितने भी प्रोजेक्ट्स को अगर आपको सेटअप करना है तो उन प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ देगा। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। अब यहां पे मैंने जानबूझ के नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस नहीं किया, मैं चाहता हूं आप खुद जाके डिस्कस करें, छोड़िएगा मत। तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की स्टैंडिंग कमेटी ने यह बोला है कि भैया बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को इन्होंने अप्रूवल दे दिया है, लेकिन यहां पे ऑथर ये बोल रहे हैं कि इससे कंजर्वेशन एफर्ट्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। खासकर कोरोना वायरस के दौरान दोस्तों क्या बोला जा रहा है कि भाई बहुत हद तक ये कोरोना वायरस किसी एनिमल से ओरिजिन है, इसका ये कहा जा रहा है। तो भाई एनिमल और ह्यूमन के बीच का जो टच है वो फॉरेस्ट से आता है, तो फॉरेस्ट की इकोसिस्टम में हम लोग इंटरफेयर कर रहे हैं, इसकी वजह से इस तरीके की बीमारियां ह्यूमन डोमेन में आ रही है, ऐसा दुनिया भर में लोग बोल रहे हैं। उसके बावजूद भी आप इन वाइल्ड लाइफ इलाकों में प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दे रहे हो, यहां पे ये ऑथर बोल रहा है। उसके बाद न्यू इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन का ड्राफ्ट रिलीज हुआ, जिसने पुराने EIA के ड्राफ्ट 2006 को बदल दिया है और इस ड्राफ्ट में बहुत सारी चीजों को जोड़ा गया। The proposed provisions showed that ministry has gone to great lengths to reduce or even remove public participation, मतलब public participation को हटाने की बात चल रही है, independent expert opinion को हटाने की बात चल रही है, environmental clearances को कम वेट करने की बात चल रही है। जो पब्लिक आके रिपोर्ट करती थी ना कि भाई यहां पे ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है इससे एनवायरमेंट को ये नुकसान है, उसका कॉग्निसेंस अब नहीं लेगी गवर्नमेंट की बॉडीज, ये सब बातें बोली जा रही। तो मतलब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने की आड़ में सरकार सोफिस्ट्री का इस्तेमाल कर रही है। सोफिस्ट्री समझते हैं क्या होता है? सोफिस्ट्री मतलब यूजिंग क्लेवर बट फॉल्स आर्गुमेंट्स। आपने चालाकी भरे आर्गुमेंट्स का इस्तेमाल किया बट एक्चुअली में आप झूठ बोल रहे हो ताकि आप सामने वाले को धोखा दे सको। तो यहां पे EIA इंपैक्ट असेसमेंट जो नोटिफिकेशन आया ड्राफ्ट, यहां पे एक्चुअली में धोखा देने की बात की जा रही है, ऐसा ऑथर बोल रहा है। यहां पे अगर सेक्शन 26 देखें, सेक्शन 14 देखें तो क्या लिखा हुआ है इसमें? सेक्शन 26 provides a list of projects that would not attract environmental clearance or permission including coal mining, seismic surveys और oil, methane and shale gas। और ये जो नॉट अट्रैक्ट वाले प्रोजेक्ट्स है ना, ये बहुत ज्यादा है, ऐसा बोल रहा है ऑथर। फिर ये कहा जा रहा है सेक्शन 14 प्रोवाइड्स एग्जेम्पशन फॉर दीज एंड सम अदर प्रोजेक्ट्स फ्रॉम पब्लिक कंसल्टेशन, मतलब किसी भी प्रोजेक्ट को लागू करने से पहले पब्लिक कंसल्टेशन होगा ही नहीं, पब्लिक इन्वॉल्वमेंट को कम किया जाएगा, भले ही वो प्रोजेक्ट नेशनल पार्क या सेंचुरी से निकल रहा हो। रोड्स को, हाईवेज को बनाने के लिए लिबरल कंसेशंस दिए जाएंगे, ठीक है। और it retains the clause that if a public agency or authority considers the local situation not conducive to the participation by citizens, the public consultation need not include a public hearing। मतलब किसी एक पर्टिकुलर जगह पे जब आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, प्रोजेक्ट, तो वहां के लोगों के साथ आप बातचीत करोगे। लेकिन अगर अथॉरिटी को लगता है कि भाई लोकल जियोलॉजी, लोकल सिचुएशन कुछ इस तरीके की है कि लोगों के साथ बात ना करी जाए, तो आप लोगों के साथ बात ना करो। तो कुल मिला के यहां पे जो स्टेप्स लेके आए जा रहे हैं दोस्तों, वो बड़े खतरनाक माने जा रहे हैं, ठीक है। तो वही वाला लॉजिक आ गया और इनको बहुत जल्दी इंप्लीमेंट करने की बात भी कही जा रही थी। हालांकि इनके ऊपर जो रिस्पॉन्सेज है लोगों के, वो 11 अगस्त तक आ सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस डेट को आगे शिफ्ट किया, पहले ये डेट पहले थी, बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस डेट को आगे बढ़ाया है। तो आप लोग अगर इस तरीके की चीजों को रोकना चाहते हो तो अपने व्यू पॉइंट्स दे सकते हो। देखिए बात यह है दोस्तों कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जरूरी है, खासकर चाइना और दुनिया के दूसरे जो डेवलप्ड नेशंस हैं। और जब बात हो रही है कि सप्लाई चेन्स को इंडिया में लेके आओ, वो तभी आ सकते हैं जब इस तरीके के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट शुरू होंगे। लेकिन किस हद तक आप अपने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा सकते हो इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, ये एक बहुत बड़ा डिबेट का इश्यू है। आगे बात करते हैं सूडान ट्रबल्स की। सबसे पहले तो देखते हैं सूडान के नक्शे को। यहाँ पे आपको अफ्रीका नजर आ रहा है, पूरी दुनिया ही नजर आ रही है, ब्राजील, यूनाइटेड स्टेट्स, सेंट्रल एशिया, चाइना, सब नजर आ रहा है। थोड़ा सा जूम इन किया तो यहां पे आपको नजर आ रहा है सूडान। सूडान के ईस्ट में आपको नजर आ रहा है रेड सी, बिल्कुल ईस्ट में आपको एरिट्रिया नाम की कंट्री नजर आ रही है। साउथ ईस्ट में आपको इथियोपिया नजर आ रहा है, साउथ में साउथ सूडान नजर आ रहा है। पहले सूडान और साउथ सूडान एक ही कंट्री थी, बाद में दोनों अलग अलग हो गए। फिर अगर आप साउथ वेस्ट में देखिए तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक नजर आ रहा है, वेस्ट में चाड नजर आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट में लिबिया नजर आ रहा है और नॉर्थ में इजिप्ट नजर आ रहा है। तो ये सूडान का नेबरहुड है और उसकी कैपिटल आपको बीच में नजर आ रही है खार्तूम। प्रॉब्लम क्या है सूडान में? द कंटिन्यूइंग वायलेंस इज अ रिमाइंडर ऑफ द टास्क ऑफ रिस्टोरिंग पीस अमंग एथनिक ग्रुप्स। ये
कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है ये भी मैं आपको बताता हूं। ये मैप है दोस्तों, अब आप देखिए ये सूडान का मैप है, यहाँ पे खार्तूम है। ये जो पूरा इलाका है ना दोस्तों, ये दारफुर का इलाका है, और ये दारफुर का इलाका इस समय पे बहुत ज्यादा टेंस चल रहा है। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ये प्रॉब्लम बवाल एक्चुअली में चल क्यों रहा है। देखिए अभी रिसेंटली इस दारफुर के इलाके में, नॉर्थ दारफुर में, साउथ दारफुर में लोगों को मार दिया गया है। कहा जा रहा है कि जो सूडान की जो सेंट्रलाइज लीडरशिप है वहां पे अरब रूलर्स डोमिनेंट है, और दारफुर का ये जो इलाका है यहां पे बहुत सारी अफ्रीकन ट्राइब्स हैं जो अपने हक को मांग रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, रिप्रेजेंटेशन मांग रही हैं सेंट्रल लेजिस्लेचर में, लेकिन उस लेवल का रिप्रेजेंटेशन, इस लेवल का हक इन ट्राइब्स को मिल नहीं रहा है, तो उन्होंने बंदूकें उठा ली हैं। 2019 में एक इवेंट हुआ था दोस्तों, जो आपके डिक्टेटर थे सूडान के, जिनका नाम था उमर अल बशीर। उमर अल बशीर को आउस्टर कर दिया गया। पहले ये डिक्टेटर की तरह रूल करते थे, अब ये जेल में पड़े हैं खार्तूम में। ठीक है, अब ये सारा बवाल चल रहा है, तो गवर्नमेंट इस बवाल को शांत करने की कोशिश कर रही है। इस बवाल में पिस कौन रहा है, तो इस दारफुर के इलाके में जो रहने वाले सिविलियंस है वो पिस रहे हैं। 60 लोगों को मार दिया गया पिछले वीकेंड पे, फ्राइडे सैटरडे संडे में। फ्राइडे को 20 लोगों को मार दिया गया, जिसमें वुमेन और चिल्ड्रन भी थे, साउथ दारफुर में। तो आप देखिए जो दारफुर का रीजन ये बहुत ज्यादा इनस्टेबल चल रहा है। इस रीजन की इनस्टेबिलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और उनके जो प्राइम मिनिस्टर है वो रेगुलरली स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके का वायलेंस देखने को मिल रहा है उस तरीके की वायलेंस से ये पता चल रहा है कि भैया स्टेबिलिटी है नहीं। प्राइम मिनिस्टर कौन है इस समय पे सूडान के? अब्दुल्ला हमदौक। तो दो लोगों के नाम याद रखिएगा, एक तो उमर अल बशीर जो कि पहले डिक्टेटर थे, 2019 में उनको निकाल बाहर फेंका गया, अभी जेल में है, और एक है प्राइम मिनिस्टर अब्दुल्ला हमदौक। प्राइम मिनिस्टर अब्दुल्ला हमदौक ने क्या बोला है कि इस दारफुर वाले रीजन में हम कुछ और एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस को स्टेशन करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट जो कुछ भी करने की कोशिश कर रही है चीजें कुछ अच्छी हो नहीं रही हैं। दारफुर वाले रीजन में जो वायलेंस है वो बढ़ता ही जा रहा है। एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आ गई सेंट्रल रूलर्स में और अफ्रीका की जो एथनिक कम्युनिटीज हैं जो कि इस दारफुर के इलाके में रहती हैं उनके बीच में। ठीक है, अब यहां पे एक डिमांड और उभर के आ रही। मिस्टर बशीर हैं, ये जो डिक्टेटर रहे हैं, कहा जा रहा है कि द हेग को इन्हें दे दिया जाए। नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए द हेग में ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हैंड ओवर करने की बात की जा रही है मिस्टर बशीर को। बहुत आसान है इसका जवाब। मिस्टर बशीर के ऊपर बहुत से इल्जाम है, जेनोसाइड के इल्जाम है, इन्होंने एट्रोसिटीज करी हैं दारफुर में, इसके इल्जाम है। तो अब लोगों ने बोला तो है कि हाँ भाई मिस्टर बशीर को हम हैंड ओवर कर देंगे, लेकिन अगर आप मिस्टर बशीर को हैंड ओवर करोगे तो कुछ और लोगों को इंप्लीकेट कर दिया जाएगा, और कहा जा रहा है कि जो करंट गवर्नमेंट है उनमें वो लोग एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए वो लोग चाहते हैं कि मिस्टर बशीर को खार्तूम के अंदर ही सजा सुनाई जाए, द हेग नहीं भेजा जाए। कुल मिला के यहां बात क्या चल रही? कुल मिला के यहां पे बात चल रही कि अगर मिस्टर बशीर को एक्स्ट्राडाइट कर दिया जाता है तो वेस्टर्न नेशंस के सूडान के साथ अच्छे रिलेशंस हो जाएंगे, और वेस्टर्न नेशंस ने जो सैंक्शंस लगा रखे हैं सूडान के ऊपर वो सैंक्शंस हट जाएंगे। सैंक्शंस हट जाएंगे तो सूडान के अंदर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आएगी तो इंडस्ट्री सेटअप होंगी, वहां के लोगों को नौकरियां मिलेंगी। तो ये सब बातें कही जा रही हैं। फिलहाल के लिए जो सूडान का रीजन है दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल स्टेज से गुजर रहा है, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है। खासकर जो दारफुर वाला रीजन है वहां पे जो एथनिक कम्युनिटीज डोमिनेंट है वो सेंट्रलाइज लीडरशिप के साथ वाकया नहीं रखती, वो सेंट्रलाइज लीडरशिप के साथ बहुत से कंसेशंस चाह रही हैं, कंसेशंस उनको मिल नहीं रहे हैं। काम की चीज इतनी जरूरी है, मैं तो आपको इसकी पूरी हिस्ट्री बता सकता हूं, बट पूरी हिस्ट्री बताने का मतलब नहीं है ना एग्जाम्स के लिए, बस एग्जाम इंपॉर्टेंट है, और आप जो कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता भी दो तो आप लोग कमेंट में बोलने लगते हो कि सर ये इंपॉर्टेंट है इसको मत बताओ। अब श्रीलंका के साथ रिलेट करता है ये आर्टिकल। सबसे पहले तो भाई देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है श्रीलंका की लोकेशन देखी जाए। यहां पे आपको श्रीलंका दिख रहा है, यहां पे आपको साउदर्न इंडिया का तमिलनाडु नजर आ रहा है। दोनों को अलग करने वाली स्टेट का नाम है पाक स्टेट। नीचे की तरफ है आपका गल्फ ऑफ मन्नार, ये पाक स्टेट आपका गल्फ ऑफ मन्नार को इंडियन ओशन के साथ जोड़ रहा है। ठीक है, इंडियन ओशन मतलब यहां पे इस तरफ है आपका बे ऑफ बंगाल, इधर है आपका अरेबियन सी, कह सकते हो अरेबियन सी को बे ऑफ बंगाल के साथ जोड़ रहा है। फिलहाल के लिए आते हैं कि इस आर्टिकल में क्या बोला गया। आर्टिकल में देखिए ये बोला गया कि इंडिया और श्रीलंका के जो टाइज हैं वो बहुत पुराने हैं, और ये टाइज कब से चले आ रहे हैं? ये टाइज चले आ रहे हैं एम्परर अशोक के टाइम से। एम्परर अशोक के टाइम से ही इंडिया श्रीलंका के टाइज शुरू हो गए। बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स श्रीलंका में जाके सेटल हुए। अनुराधापुर नाम की जो कैपिटल सिटी थी श्रीलंका की, वहां पे बहुत ज्यादा इंटरनेशनल कम्युनिटी के लोग रहते थे, बहुत सारे ट्रेडर्स आके रहा करते थे। तो रोम के ट्रेडर्स हो, चाहे वो चाइना के ट्रेडर हो, चाहे वो इंडिया के ट्रेडर हो, चाहे वो इंडोनेशिया के ट्रेडर हो, वो वहां पे आके रहते थे।
आज की डेट में श्रीलंका में आपको बहुत सारे बुद्धिस्ट टेम्पल्स दिख जाएंगे और इस बुद्धिस्ट टेम्पल्स के अंदर आपको हिंदू डीटीज की इमेजेस भी दिख जाएंगी। तो कुल मिलाकर ऑथर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो सिविलाइजेशनल टाइज है इंडिया श्रीलंका के, जो कल्चरल टाइज है इंडिया श्रीलंका के, वो बहुत बड़े हैं और जरूरी ये है कि आपस में क्रॉस बॉर्डर सपोर्ट हो ताकि कल्चर को रिवाइव किया जा सके, ट्रेडिशन को रिवाइव किया जा सके। ये सब तो देखिए अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं। फिर ये बोला गया कि देखिए कॉलोनियल एरा से पहले, यानी ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले ये जो अंग्रेज राज कर रहे थे, इनफैक्ट अंग्रेजों का और ये जो पोर्तुगीज का इंसेट हुआ है ना श्रीलंका और इंडिया में, इससे पहले की अगर बात की जाए तो उससे पहले भी ग्लोबलाइजेशन हो रहा था। मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारे चाइनीज ट्रेडर्स, रोम के ट्रेडर्स वहां पे जाके सेटल हुए थे। उस ग्लोबलाइजेशन के एरा के दौरान दोनों जगहों के लोग खुल के एक दूसरे के साथ मिलते थे, फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज होता था। जब कॉलोनियल पावर्स ने आना शुरू किया, उस कॉलोनियल पावर्स के आने के बाद है कुछ बेकार सी चीजें सामने आई हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कम्युनल माइंडसेट सामने आया है, एथनिसिटी सामने आई है, लैंग्वेज सामने आया है, रिलीजन सामने आया है। तो प्री कॉलोनियल एरा में क्या होता था कि फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज होता था, ट्रेड होता था, इंटेलेक्चुअली लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करते थे, ठीक है। लेकिन जब कॉलोनियल एरा आ गया, कॉलोनियल एरा के बाद में जो सिचुएशन सामने निकल के आ रही है, वहां पे आपको एथनिसिटी का फैक्टर डोमिनेंट होता नजर आ रहा है, रिलीजन का फैक्टर वहां पे डोमिनेंट होता नजर आ रहा है। तो उसके चक्कर में जो कंट्रीज है वो काफी हद तक इनवर्ड लुकिंग हो गई। तो जरूरी यह है कि यहां पे कुछ ऐसे गवर्नेंस मॉडल्स को लेके आया जाए जिससे इंडिया श्रीलंका के बीच के रिलेशंस अच्छे हो। यहां पे ऑथर एक बात और बोल रहे हैं कि श्रीलंका भी डेमोक्रेसी है, इंडिया भी डेमोक्रेसी है। तो चूंकि दोनों डेमोक्रेसीज है और ऑथोरिटेरियन स्ट्रक्चर्स के अंदर पे नहीं आए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहां पे ऑथर एक और बात कहने की कोशिश कर रहा है, श्रीलंका की लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक है, लेकिन इकोनॉमिक फॉर्च्यून देखे जाए तो इंडिया का इकोनॉमिक फॉर्च्यून बहुत बड़ा है और श्रीलंका का इकोनॉमिक फॉर्च्यून बहुत छोटा है। तो ऑथर ये बोल रहा है कि जो इंडिया की बिजनेस कम्युनिटी है ना, वो श्रीलंका में आके बिजनेस सेटअप कर सकती है और कुछ इस तरीके से सेटअप कर सकती है कि श्रीलंका को थोड़ा ज्यादा फायदा हो। क्यों? क्योंकि भाई आप इकोनॉमिक एसिमेट्री को देख लीजिए। अगर आप श्रीलंका के साइज को देखो, इंडिया के साइज को देखो, श्रीलंका की इकोनॉमी को देखो, इंडिया की इकोनॉमी को देखो, तो जरूरी यह है कि इंडियन बिजनेसेस आके श्रीलंका में इन्वेस्ट करें जिससे इंडियन बिजनेस को भी फायदा हो, लेकिन थोड़ा ज्यादा फायदा श्रीलंका को, क्योंकि आपको श्रीलंका की एसिमेट्री को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा करोगे तो इंडिया और श्रीलंका के लोगों के बीच में जो ट्रस्ट डेफिसिट है, वो ट्रस्ट डेफिसिट कम होगा, क्योंकि श्रीलंका के लोगों के अंदर भी चाइना के प्रति गुस्सा है। तो उस गुस्से का फायदा उठा के इंडिया को श्रीलंका के साथ रिलेशंस को अच्छे करना चाहिए, ऐसा यहां पे ऑथर कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये श्रीलंका के फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुके हैं प्रसाद करियावसम जी, और हाई कमिश्नर रह चुके हैं इंडिया के ऑन द बिहाफ ऑफ श्रीलंकन गवर्नमेंट। तो ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। आई होप आपको एनालिसिस पसंद आया हो। थोड़ा बड़ा हो गया आज का एनालिसिस, बट फिर भी जितना ज्यादा हो सका है उतना ज्यादा एनालिटिकल तरीके से मैंने आपको चीजें बताने की कोशिश की गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अपने व्यू पॉइंट्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। गुड बाय।